सर्कल्स में अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल इज नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन of two circles and common tangents. तो फर्स्ट पॉइंट, मान लिया हमें ऐसे दो सर्कल दे रखे हैं। अगर दोनों सर्कल ऐसे दूर दूर हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सेंटर, इस सर्कल का सेंटर C1 हो गया, इसका सेंटर C2 हो गया। अच्छा, उससे पहले कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं। कॉमन टेंजेंट्स, तो इस सर्कल पे अगर हमने ऐसे वाला लाइन खींचा, कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है, ऑफ कोर्स टेंजेंट जो दोनों सर्कल के ऊपर कॉमन हो। तो जैसे ये वाली जो लाइन है ये दोनों सर्कल पे कॉमन है, तो ये एक कॉमन टेंजेंट है, दिस इज ए कॉमन टेंजेंट। अगर मान लिया हम ऐसे खींचे, ठीक है, ये भी कॉमन टेंजेंट है। इन दोनों लाइनों में अंतर क्या है, इस लाइन में एंड इस लाइन में, कि इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के लिए तो जो सर्कल के सेंटर्स हैं वो सेम साइड है, इस लाइन के लिए दोनों इसी साइड पे। ऐसी टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो कॉमन टेंजेंट है, उसके लिए जो सर्कल्स के सेंटर्स हैं वो ऑपोजिट साइड्स पे हैं, तो ऐसी टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये ठीक है, शॉर्ट में इसको हम TCT बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब पहले तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। DCT मतलब फॉर DCT center of the circles will be on the same side of the tangent. ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए centers will be on opposite sides, ठीक है। दो तरह की कॉमन टेंजेंट हो गया। अब हमने बनाया केस 1, इफ C1 C2 जो इस सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, इसकी रेडियस इतनी है और इस सर्कल की रेडियस इतनी है R2, तो जो C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस है वो R1 प्लस ये प्लस इतना, इसके बराबर है। तो ऑफ कोर्स जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है C1 C2 वो R1 प्लस R2 से तो ज़्यादा है ही, ठीक है। तो इफ़ C1 C2 इज़ ग्रेटर देन R1 प्लस R2 देन, अब हम देखो यहाँ पे दो चीज़ डिस्कस करेंगे, एक तो कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कितनी टेंजेंट्स आएंगी। तो इस वाले केस में यू कैन सी कि दोनों सर्कल जो हैं वो बिल्कुल डिसजॉइंट रहेंगे। डिसजॉइंट मतलब बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, कोई भी कॉमन मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। तो इसी को लिख लिया, इफ C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 देन सर्कल्स विल बी disjoint and there will be no point of intersection, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 0। सेकेंड पार्ट,
देयर विल बी 4 कॉमन टेंजेंट्स। ये कॉमन टेंजेंट जैसे एक ये आ गया, ऐसे ही एक इधर आ जाएगा और एक ट्रांसवर्स और आ जाएगा। तो एक टेंजेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ऐसे हो गया और एक फिर ऐसे आ जाएगा। तो देयर विल बी टोटल 4 कॉमन टेंजेंट्स। उन 4 कॉमन टेंजेंट्स में से 2 DCT होगा प्लस 2 TCT होगा। 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा केस 1। मतलब अब हम करेंगे कैसे? वैसे केसेस की बात करें तो पहले तो हमने ये केस लिया, दोनों सर्कल दूर दूर हैं, फिर इनके बीच के डिस्टेंस को घटाया। तो जो अगला, पहले तो मतलब हमने ऐसे लिया कि सर्कल डिसजॉइंट है। फिर अगला केस जो आएगा वो बाउंड्री कंडीशन क्या आएगा, ऐसे टच कर रहा है एक्सटर्नली। फिर उससे अगला केस क्या आएगा, इसको थोड़ा सा और पुश किया, कट कर रहा है। फिर उससे अगला केस क्या आएगा, और अंदर लिया इसको, तो ये इंटरनली ऐसे टच करने लगेगा। ठीक है, फिर लास्ट केस क्या आएगा, ऐसे करके। इतने केसेस बनेंगे। पहले डिस्टेंस को मतलब रिड्यूस करते हुए चले जा रहे हैं और जो भी बाउंड्री कंडीशन आ रहा है उस पर रुक के हमने केस बना लिया। जैसे पहले ये हो गया, इसको हम खिसकाते चले गए, तो फिर एक नेक्स्ट क्रिटिकल केस क्या आया, जब ये इसको टच करने लगे तो ये एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट हो गया। फिर थोड़ा सा और पुश किया, बट इतना भी पुश नहीं किया कि सर्किल के अंदर ही चला जाए, ऐसे आ गया तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा और पुश किया तो फिर ये वापस एक पॉइंट पे टच करने लगेगा इंटरनली। फिर और पुश किया तो एक सर्किल दूसरे को कंप्लीटली कंटेन कर रहा है, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। अगेन इस वाले केस में भी, इस वाले केस में। ठीक है, तो अभी तक वी हैव डिस्कस्ड ओनली फर्स्ट केस। अब अगले केसेस पे चलते हैं। ठीक है, केस 2। अगर मान लिया एक सर्किल ऐसे है एंड एक सर्किल ऐसे है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो अगर दोनों सर्किल टच करने लगे तो इसमें क्या होगा, C1 C2, ये इसकी रेडियस R2, ये इसकी रेडियस R1। तो केस 2 में क्या है, इफ सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस C1 C2 मतलब सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ रेडियाई R1 प्लस R2, देन फर्स्ट पार्ट देयर विल बी 3 कॉमन टेंजेंट्स। ये ठीक है, 1 2 3 दिख रहा है, और उसमें से 3 कॉमन टेंजेंट में से क्या होगा, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा DCTs प्लस 1। ये ट्रांसवर्स है। ये ट्रांसवर्स क्यों है, क्योंकि इसके लिए सेंटर्स ऑपोजिट साइड पे। ये डायरेक्ट क्यों है, क्योंकि इसके लिए सेंटर्स सेम साइड पे। तो 2 DCT प्लस 1 TCT। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा इस वाले केस में, सर्कल्स विल टच ईच अदर एक्सटर्नली। ये ठीक है, दिस इंप्लाइज 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हो गया चलो हमारा केस 2। अब अगर हम इसको और पुश कर दें कि एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल ये, तो जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है वो गायब हो गया। अब केवल क्या बचेगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बचेगा, केवल ये बचा। ठीक है, तो केस 3, इफ C1 C2, ये C1 है, ये C2 है, ये इतना R1 है, ठीक है, और इतना R2 है। ठीक है, अगर इस बार R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो इतना ही पोर्शन बचेगा। ठीक है, या फिर R1 में अगर हम R2 जोड़ें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर हो गया, और ये वाला डिस्टेंस 2 बार कवर हो गया। तो C1 C2 तो हो गया दिस प्लस दिस प्लस दिस, बट अगर हमने R1 प्लस R2 किया तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एक बार और, ये एक्स्ट्रा आ गया।
तो उसका मतलब है कि C1 C2 इस बार R1 प्लस R2 से छोटा हो जाएगा। तो इफ़ C1 C2 इज़ लेस देन R1 प्लस R2, ये ठीक है, बट इतना भी छोटा ना हो कि डिफरेंस से भी छोटा हो जाए, डिफरेंस से बड़ा है। डिफरेंस क्या रोल है वो अभी हम आएंगे। इफ़ C1 C2 is less than R1 plus R2 but is greater than R1 minus R2, then first part, circles will intersect at two distinct points, ठीक है, this implies दो कॉमन पॉइंट्स। अच्छा, दिस इज यूजुअल मिस्टेक्स जो स्टूडेंट कमिट करते हैं कि अगर हमने पूछा कि सर्कल एक दूसरे को कट कर रहा है, क्या कंडीशन होना चाहिए, तो वो बस केवल इतना ही पार्ट लिखते हैं, C1 C2 इज़ लेस देन R1 प्लस R2 यूजली, दूसरा पार्ट वो लिखते ही नहीं, ये वाला। बट दिस इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर इस सर्कल को मैं ऐसे अंदर बना दूँ पूरा, तब भी क्या होगा कि C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से छोटा होगा, बट उस वाले केस में तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दोनों तरफ की इनइक्वालिटी लिखें। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉमन टेंजेंट्स पे, सेकेंड पार्ट। इस बार नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या होगा, DCT जो है ये, ठीक है, वो तो वैसे ही 2 रहेगा। जो TCT है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ये वाला है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये हो गया DCT1, ये हो गया DCT2। तो जो ट्रांसवर्स वाला है वो गायब हो गया, ये ठीक है। अब केवल 2 ही कॉमन टेंजेंट हैं, 2 कॉमन टेंजेंट्स बोथ DCT, बोथ DCTs, ठीक है। केस 4, पहले सर्कल दूर दूर थे, फिर हम पास लाके टच कराया, फिर और लाके इंटरसेक्ट कराया, फिर और अंदर ले जाएंगे तो एक सर्कल दूसरे को इंटरनली टच करेगा। ये मान लिया पहले सर्कल का सेंटर, ये दूसरे सर्कल का सेंटर C2, ये हो गया R2, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा R1। तो R1 में से अगर हम R2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा C1 C2। तो इस बार जो C1 C2 होगा वो R1 डिफरेंस R2 के बराबर हो जाएगा। अब देखो, अगर हम इस सर्कल को ऐसे पुश करते हुए चले जाएं तो ये जो 2 लाइन है वो ऐसे होता चला जाएगा, और जैसे ये टच करेगा तो दोनों लाइन यहाँ मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार इस लाइन के लिए जो सेंटर्स हैं वो एक साइड है, ऑपोजिट साइड है, तो ऑफ कोर्स यू कैन सी दे आर ऑन द सेम साइड। तो ये जो टेंजेंट होगा वो DCT ही होगा। कितने कॉमन पॉइंट्स आएंगे, ऑफ कोर्स सर्कल अगर एक दूसरे को टच कर रहा है तो एक ही कॉमन पॉइंट आएगा, ये वाला। अब लिखते हैं इसको, केस 4, इफ C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 डिफरेंस R2 या R1 माइनस R2 का मॉड, देन फर्स्ट पार्ट, सर्कल्स विल टच ईच अदर, ये ठीक है, ऑफ कोर्स इंटरनल कांटेक्ट है। तो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितना हो जाएगा, 1। सेकेंड पार्ट, 1 कॉमन टेंजेंट एंड इट विल बी DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये ठीक है। ये हो गया हमारा केस 4। केस 5 भी बना देते हैं। अगर एक सर्कल ऐसे है और दूसरा सर्कल ऐसे है, C2 C1, ये R1 हो गया यहाँ तक, ठीक है, बट R2 केवल इतना ही हुआ, ठीक है। तो अगर हमने R1 में से R2 घटाया मतलब इसमें से ये घटाया, तो ये भी बचेगा प्लस ये भी बचेगा। तो जो ये C1 C2 हुआ
उससे तो ज़्यादा ही आया R1 माइनस R2, तो इसमें क्या हो गया, इफ़ C1 C2 इज़ लेस देन R1 माइनस R2 का मॉड, देन फर्स्ट पार्ट one circle will lie completely within other circle. This implies no common point of intersection. कोई भी कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है. सेकेंड पार्ट, नो कॉमन टेंजेंट, कोई कॉमन टेंजेंट भी नहीं है. TCT और DCT दोनों ही चला गया. ठीक है. सो दीज आर द केसेस फॉर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स. अब चलते हैं आगे. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. ठीक है. मान लिया ये सर्किल 1 K1 है, ये सर्किल 2 K2 है. इन दोनों पे हमने दो DCT खींचा, DCT 1 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2. ठीक है. वो दोनों टेंजेंट मान लिया इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट P पे. तो अब हम इसको ऐसे देखेंगे. इस सर्किल को भूल जाओ एक मिनट के लिए. ये दो लाइन इस सर्किल के ऊपर टेंजेंट्स हैं. तो फिर अगर हमने इस सर्किल के सेंटर को पॉइंट P से ज्वाइन किया, ठीक है, बिकॉज सर्किल तो एक सिमेट्रिक फिगर होगा इन दोनों के रिस्पेक्ट में, तो जो लाइन है वो ऑफकोर्स इसके सेंटर से पास करेगा. ठीक है. मतलब दोबारा सेंटर से तो ज्वाइन किया तो पास तो करेगा ही करेगा. अगर सर्किल K2 के सेंटर से हमने P को ज्वाइन किया तो जो लाइन है वो बेसिकली इन दोनों टेंजेंट्स का एंगुलर बाइसेक्टर होगा सिमेट्री को यूज़ करके. ठीक है. जैसा इस लाइन के लिए ये टेंजेंट होगा वैसे ये टेंजेंट होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब एक मिनट के लिए इसको भूल जाओ. ठीक है. ये जो दो लाइन है वो इस सर्किल के ऊपर भी टेंजेंट है, तो अगर हमने इसका एंगुलर बाइसेक्टर खींचा तो वो इसके सेंटर से भी पास करेगा. ये तो हमने ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी में पहले पढ़ा रखा है. तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस. ठीक है. मान लिया ये सही है. ये हो गया सेंटर 2, यहाँ पे कहीं लाई करेगा सेंटर 1. ठीक है. ये एंगल एंड ये एंगल विल बी द सेम, एंगुलर बाइसेक्टर है. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लिया R1 आ गया. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लिया इसका रेडियस R2 है. जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है T2 आ गया, ये मान लिया T1 आ गया. फिर कॉमन टेंजेंट में एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन क्या है कि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसके ऊपर. इस पॉइंट को हमने एक मिनट के लिए N बोल दिया.
ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर हमने सेंटर से टेंजेंट को परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसी पॉइंट पे आएगा जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। ऐसे ये भी 90 डिग्री हो गया और ये हमने 90 डिग्री बनाया, तो 1 90, 2 90, 3 90, तो ये भी 90 होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि C2, T2, T1 एंड N ये पॉइंट्स विल फॉर्म ए रेक्टेंगल। तो अगर ये R2 है तो ये भी R2 है, एंड T1 T2 विल बी इक्वल्स टू C2N। ठीक है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, यदि हो गई वो, तो अगर रेक्टेंगल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो कोई भी तीसरी लाइन दोनों से बराबर एंगल बनाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस कंस्ट्रक्शन को ध्यान से। ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। ये ठीक है, ये जो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, P, तो दैट इज पॉइंट P, एंड the centers of circle, मतलब C1 C2 lie on same line, मतलब they are collinear, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, C1 C2 bisects the angle included between डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। ऑब्वियस ही बात है कि ये जो लाइन है, लाइन जॉइनिंग सेंटर्स, ये दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करेगा। इसका रीज़न अभी हमने बताया था। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम क्या देख सकते हैं, देखो ये वाला ट्राइंगल देखा, PT2 C2, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है। फिर ये एंगल, ये वाला ट्राइंगल देखा, PT1 C1, इसमें भी एंगल थीटा है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो गए। ट्राइंगल PC1 T1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल PC2 T2। ठीक है, PC1 T1 ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल आर सिमिलर, हैंस हम ऐसे लिख सकते हैं PT1 अपॉन PT2 बराबर PC1 अपॉन PC2 बराबर C1 T1 अपॉन C2 T2। अगर हम इसको बाहर निकाल लाएं तो PC1 अपॉन PC2 हो गया R1 अपॉन R2। C1 T1 जो है ये इसका रेडियस हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। तो अगर ये दो ट्राइंगल, ये ठीक है, ये वाला एंड ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इनके जो परपेंडिकुलर और जो ये हाइपोटेन्यूज का रेशियो है बराबर होगा। ठीक है, PC1 अपॉन PC2 का तो मतलब ये हो गया, ये वो रेशियो है जिसमें P C1 C2 को डिवाइड करता है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले से सिंपली। तो इस रिजल्ट से हमें क्या पता लगा, दिस इम्प्लाइज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DCTs, मतलब पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग centers, the line joining centers in the ratio of radii externally। ठीक है, ये पॉइंट C1 C2 को R1:R2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। तो अगर हमें सर्कल्स पता है, तो हम सर्कल्स पता है का मतलब क्या है कि अगर हमें सर्कल्स की इक्वेशन पता है तो इस वाले फैक्ट को यूज करके वी कैन गेट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट।
फोर्थ, मतलब व्हाट वी हैव सेड, यूजिंग दिस फैक्ट वी कैन फाइंड P, मतलब P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं ये वाली चीज़ यूज़ करके। अब क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन DCTs कितना होगा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा। इस वाले ट्राइंगल में आ गए, इस वाले ट्राइंगल में ये पूरा R1 है, ये R2 है, तो ये R2 है, तो इधर कितना बच गया, C1n कितना हो गया, ये R1 माइनस R2, एक चीज़ तो ये हो गया। और हाइपोटेन्यूस, अगर हमें सर्कल की इक्वेशन पता है तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस निकल आएगा, तो वो पता है, तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस पता है, मतलब साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिर हम साइन इन्वर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो साइन इन्वर्स R1 माइनस R2 अपॉन डिस्टेंस C1 C2, R1 माइनस R2 का मॉड अपॉन डिस्टेंस C1 C2। ये कहाँ से आया, फ्रॉम ट्राइंगल C2 C1n, वहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दिस इज 2 साइन इनवर्स मॉड R1 माइनस R2 अपॉन डिस्टेंस C1 C2। एक तो ये याद कर लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, लेंथ ऑफ DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ इज बेसिकली T1 T2। इसको बोलते हैं हम कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ कितना है, इतना पोर्शन, ऐसे ये इतना पोर्शन, दोनों बराबर ही होगा, ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है वो बराबर ही आएगा। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट T1 T2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, C2n के, इसके बराबर होगा, क्योंकि अभी हम लोग ना ये रेक्टेंगल है। अब इसको तो हम इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, तो C2n इज इक्वल्स टू C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया, फ्रॉम ट्राइंगल C2 C1n से। ये ठीक है, तो लेंथ ऑफ DCT कितना हो गया, रूट C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये ठीक है, इसको यू आर सपोज टू मेमोराइज। ठीक है, नोट 1, अगर मान लिया सर्कल्स एक्सटर्नली टच करने लगे, ठीक है, तो इफ सर्कल्स टचेज ईच अदर externally, then C1 C2 will become R1 plus R2। अगर सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है तो C1 C2 कितना हो जाएगा, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सम ऑफ रेडियस। इस वाले केस में ये जो T1 T2 है, ठीक है, दिस इम्प्लाइज लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट विल बी, फॉर्मूला तो यही है, C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू रूट ओवर R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू, देखो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा 4R1 R2, तो दैट कैन बी रिटन एज 2 रूट R1 R2, इतना आ जाएगा।
ठीक है, तो इसको भी याद कर लिया कि अगर सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है तो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ है वो 2√r1r2 आ जाएगा। दूसरा हम ये देख सकते हैं कि जो हमने टोटल 5 केसेस बनाए, पहले हमने बोला दोनों सर्कल अलग हैं, फिर वो टच कर रहा है, फिर कट कर रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, 3 हो गए केस, फिर इंटरनली टच कर रहा है 4 केस हो गए, फिर कंप्लीटली इनसाइड आ गया 5 केसेस हो गए। तो टोटल हमने 5 केसेस बनाए थे। उन 5 केसेस में जो C1 C2 था, ये ठीक है सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस था, वो केवल 5th केस में अगर छोड़ दें, उसमें तो R1 - R2 से छोटा था, बाकी सभी में R1 - R2 से तो बड़ा ही था हमेशा। C1 C2 C3 और C4 में बराबर था। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का ये जो लेंथ का फॉर्मूला है ये अनडिफाइन केवल C5 में होगा, केस 5 में ही अनडिफाइन होगा, क्योंकि अगर एक सर्किल दूसरे को कंप्लीटली कंटेन करेगा तो केवल उस केस में कोई भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नहीं आएगा, बाकी पहले तो हमेशा ही रहता। अगर एक सर्किल दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है तो C1 C2 विल बी R1 - R2, तो ये 0 हो जाएगा लेंथ। ठीक है, फिर आ जाएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स और TCT। इसमें भी ये मान लिया हो गया हमारे लिए TCT2 और ये हो गया TCT1। तो इन दोनों का जो एंगुलर बाइसेक्टर होगा वो ऑफ कोर्स ये दोनों लाइनें इसके ऊपर टेंजेंट है तो इसके सेंटर से पास करेगा, और ये दोनों लाइनें इस सर्किल के ऊपर भी टेंजेंट है तो इसके सेंटर से भी पास करेगा। मान लीजिए सर्किल K2 है, सर्किल K1 है। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ठीक है, ये पॉइंट मान लिया हमने Q है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, ऑफ कोर्स लाइन जॉइनिंग जो सेंटर्स होगा वो इस बार भी एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है, बाकी वही है, ये लाइन जॉइनिंग सेंटर है, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने टेंजेंट के ऊपर, मान लीजिए T2 है, ये वही T1 है, तो फिर इस परपेंडिकुलर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो वाला पॉइंट मान लिया एंड है। ठीक है, तो 90 90 90, तो ये भी 90 होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या कि रेक्टेंगल हो गया वापस। ये रेडियस R2 है, ये R1 है। ठीक है, तो ये भी R1 हो गया, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया R1 + R2। एक बात, दूसरा अगर ये रेक्टेंगल है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों लाइनों से ये जो C1 C2 है अगर वो इधर थीटा बना रहा है तो इधर भी थीटा बनाएगा। ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। बेसिक 9th की मैथ्स। अब लिख लिया इसको। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट,
line joining centers will bisect the angle between transverse common tangents। एक तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड, अगेन वही चीज़, ये थीटा है तो इधर ये भी थीटा होगा, तो ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर होगा, तो ट्राइंगल QC2T2 will be similar to triangle QC1T1, तो this will imply QT1 upon QT2 बराबर QC1 upon QC2 बराबर T1C1 upon T2C2। यहाँ से QC1 अपॉन QC2 तो क्या आ जाएगा, जिस भी रेशो में QC1C2 को डिवाइड करें, ये ठीक है, वो प्रूव हो जाएगा वापस। T1C1 जो है वहाँ पे, ये ठीक है, T1C1 ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, तो यहाँ पे भी सेम है। जैसे आपने बोला था कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइन जॉइनिंग सेंटर्स को, लाइन जॉइनिंग सेंटर्स मतलब ये, इसको वो एक्सटर्नली डिवाइड करा था यहाँ पे रेडियस के रेशो में, तो यहाँ पे जो पॉइंट Q है वो उसको इंटरनली डिवाइड करा है सेम रेशो में, तो QC1 अपॉन QC2 बराबर T1C1 अपॉन T2C2 विच इज़ R1 अपॉन R2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, QC1 अपॉन QC2 बराबर, ठीक है, दिस विल इम्प्लाई लाइन जॉइनिंग center will be divided by point Q। Q क्या है, point of intersection of transverse common tangents in the ratio of radii, इस बार इंटरनली, ये ठीक है, C1 C2 के बीच में लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो इंटरनली डिवाइड करें, इंटरनली, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट तो फिर वापस वैसे आ गए, इन ट्राइंगल C1C2N, इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अपॉन C1C2। दिस इम्प्लाइज एंगल बिटवीन TCTs बराबर 2 थीटा बराबर 2 साइन इनवर्स R1 प्लस R2 बटे C1C2, ठीक है। एक तो ये हो गया। फोर्थ पॉइंट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बराबर T1 T2 बराबर C1N, मतलब जो भी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, जैसे ये दोनों, इनके बीच में जो लेंथ इंटरसेप्ट होगा T1 T2, दैट विल बी कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये है, क्योंकि ये रेक्टेंगल बोला था अभी हमने, ये लेंथ फिर वापस इस ट्राइंगल में C1 C2N, इस वाले ट्राइंगल में ये बेस है, हाइपोटेन्यूज सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, तो अगर सर्किल दे रखा है तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, और ये ऑफ कोर्स R2 प्लस R1 हो ही गया, तो पाइथागोरस लगा के ये निकल आएगा। एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन है जैसा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में था, तो C1N विल बी रूट ओवर C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस C2N का होल स्क्वायर, ये ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस इस बार R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर।
जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था उसमें R1 माइनस R2 था, इसमें R1 प्लस R2 है, ठीक है। तो C1 C2 जो अगेन वो जो हमने 5 केसेस बनाए थे उसमें पहले C1 C2 R1 प्लस R2 से बड़ा था, जिसमें सर्कल्स अलग अलग थे, जैसे इस वाले केस में, तब तो ये एक डिफाइंड क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर इस सर्कल को हम अंदर लेके आए, यहाँ पे टच करने लगे, तब C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा, तो फिर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इस सर्कल को ऐसे पुश करें और ये टच करने लगे तो ये जो दोनों लाइन है ये, ठीक है, ये जो दोनों लाइन ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, एक ही जगह मर्ज हो जाएगा, एक ही जगह मर्ज हो जाएगा, तो लेंथ 0 आ जाएगा, इस फॉर्मूले से भी 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इस सर्कल को फर्दर पुश करें और ये कट करने लगे, तो कट करने लगेगा तो क्या होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ही गायब हो जाएगा। अब अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट गायब हो गया तो यहाँ से कुछ नहीं आना चाहिए, तो दैट यू कैन सी कि नहीं आएगा, क्योंकि C1 C2 अगर ये दोनों कट करने लगे तो जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है C1 C2 वो सम ऑफ रेडियाई से छोटा हो जाएगा, R1 प्लस R2 से छोटा हो जाएगा। अगर R1 प्लस R2 से छोटा हो गया, ठीक है, तो दिस विल बिकम एन इमेजिनरी क्वांटिटी, ठीक है, इसलिए नहीं आएगा। तो इसलिए याद कर लिया इसको अच्छी तरह। फाइंड लेंथ ऑफ DCT and TCT for the circles is equals to 0. Find the length of DCT and TCT for the circle these two. Solution. पहले का सेंटर will be 1,4 and radius will be root over 1 square plus 16 minus 16, तो 1. दूसरे का सेंटर will be -2,0 and radius will be this square 4 square plus 0 minus 0 बराबर 2, ठीक है। C1 C2 सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस तो आ जाएगा 1 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5। तो ऑफकोर्स C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 कितना हो गया, 3, उससे ज़्यादा है, तो सर्कल डिसजॉइंट है पहली बात तो, और TCT और DCT दोनों आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज इक्वल्स टू C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, तो दैट इज C1 C2 का स्क्वायर मतलब 25, डिफरेंस का स्क्वायर मतलब तो 24 हो गया, 24 का मतलब क्या है 2√6, ये आ गया। एंड लेंथ ऑफ TCT will be C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, तो दैट इज 25 माइनस सम ऑफ रेडियाई दिस प्लस दिस 3 का स्क्वायर 9 विल बी 4, ये हो गया आंसर।
क्वेश्चन 2। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल्स फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये एक सर्कल हो गया। एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दूसरा सर्कल हो गया। सोल्यूशन देखो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होगा, मान लिया एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ठीक है, ऐसे करके। तो पहले तो हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। वो पॉइंट कैसे निकालेंगे कि वो इन सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पे होगा। सेक्शन फॉर्मूले से निकल आएगा। अगर मेरे को C1 पता है और C2 पता है, तो ये पॉइंट, तो ये वाला जो पॉइंट है वो तो C1 C2 को R1:R2 की रेशो में एक्सटर्नली कट करता है, वहाँ से आ जाएगा। तो पहला C1 कितना हो गया, 0 0। R1 कितना आ गया, मतलब R1 रेडियस कितना हो गया, 4। C2 दूसरे का सेंटर कितना हो गया, 3,8 एंड R2 कितना हो गया, 1। एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DCTs, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DCTs divides C1 C2 in the ratio of R1:R2 externally. Hence, point P can be written as R1:R2 की रेशो में C1 C2 को डिवाइड कर रहा है, तो जो R2 होगा वो C1 से मल्टीप्लाई होगा, R1 जो होगा वो ऐसे होगा। एंड एक्सटर्नल डिवीजन है तो किसी भी एक जगह माइनस ले लिया, तो 4 को इधर मल्टीप्लाई किया, 4 × 3 माइनस, इसकी रेडियस 1 है तो 1 को इधर मल्टीप्लाई किया, 1 × 0 अपॉन 4 - 1, ये रेडियस हो गया R1:R2। इसकी रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो इसलिए R1 - R2। फिर 4 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 4 × 8 माइनस 1 × 0 अपॉन 4 - 1, ये हो गया। तो जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 3 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये तो हो जाएगा 4, ये 3 हो गया, ये 32/3, ऐसे हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, इन DCT का इक्वेशन चाहिए। तो देखो, एक तरीका तो ये हो गया कि हमने क्या किया, एक लाइन मान लिया P से जाने वाला, ठीक है, P से जाने वाला ऐसे करके इनफाइनाइट लाइंस होगा, उसमें ये वाली जो लाइन होगी वही दोनों पे टेंजेंट होगा। जब हमने बोला कि एक लाइन मान लिया P से पास करने वाला, तो पॉइंट P तो हमें पता ही है, तो उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट तो पता है, बस हमें स्लोप निकालना है। स्लोप इज अननोन, ये ठीक है। तो लेट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अच्छा इस वाले केस में तुम ये देख सकते हो कि C1 C2 जो आएगा वो कितना आएगा, √3² प्लस 8², ये ठीक है। और R1 + R2 जो है वो 5 है, तो C1 C2 में तो 5, तो 8² ही 5 से बड़ा हो जाएगा। अगर हम 8² का रूट लें तो वही 5 से बड़ा हो जाएगा, उसमें हमने 3² और ऐड कर दिया, तो दिस इज सर्टेनली ग्रेटर देन R1 + R2 विच इज़ 5। तो ऐसा होने से क्या पता लगा कि जो सर्कल्स हैं वो डिसजॉइंट हैं, वो अलग अलग है।
एंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब आएगा। तो लेट इक्वेशन ऑफ डी सी टी इज y माइनस इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स x माइनस 4। ये ठीक है। इस पॉइंट 4,32/3 से पास करने वाला हमने कोई लाइन मान लिया ऐसे करके, ठीक है। अब ये जो लाइन है दिस इज टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स। तो हम टेंजेंसी कंडीशन लगा सकते हैं, ये ठीक है। मतलब इस लाइन को पहले तो हमने ऐसे लिख लिया mx माइनस वाई और हो जाएगा -4m प्लस 32/3 बराबर 0। हाँ ठीक है। अब फॉर दिस to be a tangent of circle apply tangency condition। ठीक है, अप्लाई टेंजेंसी कंडीशन। वो क्या होता है, किसी भी सर्कल के रिस्पेक्ट में टेंजेंसी कंडीशन लगा सकते हैं। एक ही बात है क्योंकि वो टेंजेंट तो दोनों सर्कल के लिए, तो किसी के भी रिस्पेक्ट में लगा सकते हैं, चाहे इसके रिस्पेक्ट में चाहे इसके रिस्पेक्ट में। टेंजेंसी कंडीशन में से होता क्या है कि लाइन टेंजेंट कब बनता है, तो हमने ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स में लिखाया था जब P बराबर R हो जाए, मतलब जब सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर हो जाए। तो इससे भी निकाल सकते हैं, इस सेंटर से इस लाइन पे जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो इसके बराबर कर दे, ठीक है। ये वाला जो सर्कल है ये स्टैंडर्ड सर्कल है, इसके लिए हमने m स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन लिखाया था इफ़ यू रिमेंबर। तो इसके लिए हमने टेंजेंसी कंडीशन बोला था सी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 1 + m², ये होता है, वो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी तरीका कर सकते हो, इससे भी हम निकाल सकते हैं। मान लिया P1 बराबर R1, मतलब 0 0 से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो 0 0 से कितना आ जाएगा -4m प्लस 32/3 का मॉड अपॉन रूट बराबर रेडियस। इसकी रेडियस कितनी है 4, ठीक है। तो 1 4 तो वैसे हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 4 8, तो ये आ जाएगा मॉड m माइनस 8/3 बराबर रूट m² प्लस 1। मॉड के अंदर तो a माइनस बी लिखो, b माइनस a लिखो, एक ही बात है, मॉड के अंदर तो ख़त्म हो जाएगी। अब हमने इसको किया स्क्वायर, तो आ जाएगा m² प्लस 64/9 माइनस 60/3 बराबर m² प्लस 1। m² कैंसिल, तो ये आ जाएगा 16/3m बराबर 64/9 माइनस 1, ये ठीक है। तो कितना गया ये 55/9। बिल्कुल, तो m विल बी, यहाँ से ये 3 हो गया 48। अब देखो जब हमने ये चेक किया था C1 C2, तो वो R1 + R2 से बड़ा आया था, तो उसका मतलब क्या है कि सर्कल ऐसे डिसजॉइंट है। अगर सर्कल डिसजॉइंट है तो वी शुड हैव 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। अब अगर 2 DCT आया है, ठीक है, तो उसका 2 स्लोप आना चाहिए। बट इस इक्वेशन में अगर तुम देखोगे तो एक ही m आया, दूसरा m कहाँ गायब हो गया। मतलब ये तो श्योर बात है 2 टेंजेंट आएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि दोनों m मर्ज हो गया, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये अलग अलग टेंजेंट्स हैं, सेम टेंजेंट थोड़ा है, दोनों मर्ज कैसे हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लिया ये सर्कल इस सर्कल को इंटरनली टच करे, तब ऐसा होगा कि दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक ही जगह आ जाएगा, रूट से रिपीटेड आएगा, तो वो तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, ये ठीक है, दैट इज़ नॉट द केस, ठीक है। तो फिर दूसरा m कहाँ गया, तो देखो जब ये m² कैंसिल हुआ
वहाँ से हमें हिंट लग जाना चाहिए, ये ठीक है। ऐसी कौन सी लाइन है जिसका स्लोप डिफाइन नहीं है? तो ऑफ कोर्स जो वर्टिकल लाइन होगा उसका स्लोप डिफाइन नहीं होगा। तो अगर बाई चांस एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वर्टिकल हो जाए तो उसका इक्वेशन नहीं आएगा। जैसे इस वाले केस में अगर हम एक्चुअल डायग्राम ड्रॉ करें तो यू विल फाइंड कि एक सर्कल का सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस कितनी होगी 4, ये ठीक है। तो ये लाइन आ गई x बराबर 4। दूसरे का सेंटर कितना है 3,8। तो अगर 4 यहाँ पे तो 3 कहीं एक डिस्टेंस इधर होगा, कहीं इस पे होगा। 8 का मतलब y कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे मान लिया और उसका रेडियस इज 1। तो अगर ये 3 है और रेडियस 1 है तो ये 1 डिस्टेंस पे लाइन है, तो कुछ दूसरा सर्कल कुछ ऐसे बनेगा, मतलब ऐसे करके बनेगा। तो नाउ यू कैन सी कि ये वाली जो लाइन है x बराबर 4, ये वर्टिकल लाइन, एक तो इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ये DCT क्यों है? क्योंकि इसके सेम साइड हैं दोनों सेंटर, ये सेंटर 1 एंड सेंटर 2। अब जो इसकी दूसरी टेंजेंट आएगी कुछ ऐसे करके, ये ठीक है, ऐसे करके दूसरी टेंजेंट आएगी। तो ये इसका स्लोप इज 55/48, वो दे रखा है, ठीक है। तो अगर वी आर कन्विंस्ड के जो दो टेंजेंट आ रहा है, इफ वी आर कन्विंस्ड के दो ही टेंजेंट आएगा, ठीक है, तो जो टेंजेंट होगा वो पॉइंट P से पास करेगा, जो भी हमने पॉइंट P निकाला है ये, ठीक है। आगे जाके एक ही M आया तो दूसरा जो लाइन होगा वो वर्टिकल होगा। इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन जो पास करेगा, वर्टिकल लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स होता है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट 4 है वही आएगा वर्टिकल लाइन ऑफ कोर्स। तो एक इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा इस m को यहाँ उठा के रखा तो यहाँ से जो लाइन आएगी, ठीक है। 1 value of m shows that other tangent will be vertical, hence equation of DCTs will be DCT1 तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, ठीक है, एंड DCT2 विल बी y माइनस y1 स्लोप टाइम्स x माइनस x1। ये हो गया हमारे लिए दूसरा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। चलो क्वेश्चन 3, let K1 and K2 are two circles of radii R1 and R2 touches each other externally, which touches each other externally, then find radius of circle which touches K1 and K2 externally as well as touches their
डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो सर्कल हैं K1 एंड K2 जिसका रेडियस R1 एंड R2 है। एक जो मतलब ये K1 एंड K2 एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है। ठीक है, अब एक तीसरा सर्कल है जो इन दोनों सर्कल को भी एक्सटर्नली टच कर रहा है एज वेल एज उनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को भी टच कर रहा है, उसका रेडियस बताना है। देखो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक सर्कल मान लिया ये है, दूसरा सर्कल मान लिया ये है, तीसरा सर्कल ये है। ठीक है, अब देखो दिमाग में बायस कैसे आ जाएगा। अगर मैंने बोला कि इसमें मान लीजिए जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है जो इन दोनों को एक्सटर्नली टच कर रहा है एज वेल एज इनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को भी टच कर रहा है, वो मान लिया K है। तो अगर मैं इसमें पूछूँ ना कि K1 K2 कौन सा सर्कल है, तो 99% बच्चे क्या बताएंगे, ये दोनों K1 K2 है, ये K है। ठीक है, बट अगर मैं बोलूँ ये दोनों K1 K2 है और ये K है, तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। ये सर्कल इन दोनों को भी एक्सटर्नली टच कर रहा है एंड इन दोनों के डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को भी टच कर रहा है, तो सही है। क्या गड़बड़ है? एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि दो सिनेरियो हैं, या तो ये K1 K2 हो जाए, ये K हो जाए, एक केस हो जाएगा ये। ठीक है, या फिर ये हो जाए, मतलब एक तो ऐसे होगा ये K1, ये K2, ये K3। ठीक है, एक हो जाएगा ये K1, ये K2, ये K3। सॉल्यूशन, लेट required circle is K3 with radius R3, then केस 1, केस 2। इस वाले केस में क्या है, देखो ये मान लिया T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो हमने एक ये बोला था कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ कितना होता है, रूट C1 C2 का स्क्वायर। एक ये रिजल्ट दिखाया था, DCT का लेंथ C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर सर्कल एक्सटर्नली टच करने लगे, ठीक है, तो उसका कंडीशन कितना होगा, C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 होगा। तब यही लेंथ कितना हो जाएगा, 2 रूट R1 R2 हो जाएगा, क्योंकि दिस विल बिकम R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। उसमें से R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 R1 R2 यहाँ से आएगा, माइनस माइनस 2 यहाँ से आएगा, तो टोटल 4 R1 R2 आ गया। उसका स्क्वायर रूट विल बी दिस। तो अगर सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है एक दूसरे को, तो उनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ ये हो जाएगा ये। ठीक है, 2 इंटू उनके रेडियस का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। ठीक है, रेडियस के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट इंटू 2। तो अगर हम इसमें देखें, यही हम यूज़ कर सकते हैं। ईच पेयर, चाहे इसको देखो, चाहे इसको देखो, चाहे इसको देखो, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक है, तो इस डायग्राम के हिसाब से T1 T3 प्लस T3 T2 विल बी T1 T2। T1 T3 क्या है, सर्कल 1 और 3 के लिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ। ठीक है, फिर हम बोलेंगे T3 T2 क्या है, वो इन दोनों सर्कल के लिए DCT का लेंथ है, ये इन दोनों सर्कल के लिए DCT का लेंथ है। तो तीनों पे ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तीनों ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ है, बस रेडियस अपनी अपनी आ जाएगी। तो T1 T3 के लिए आ जाएगा 2 रूट R1 R3 प्लस 2 रूट R2 R3 2 रूट R1 R2। ठीक है, तो एक तो 2 कैंसिल हुआ। इधर से अगर रूट R3 कॉमन ले लें तो रूट R1 प्लस रूट R2 बराबर R1 R2। इसको अगर स्क्वायर कर दे तो R3 विल बी R1 R2 अपॉन रूट R1 प्लस रूट R2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। एक तो आंसर ये हो गया।
इस वाले केस में भी T1 T2 और ये T3 हो गया, तो T1 T2 प्लस T2 T3 इज इक्वल्स टू T1 T3। तो ये हो जाएगा 2 रूट R1 R2 प्लस 2 रूट R2 R3 इज इक्वल्स टू 2 रूट R1 R3। दो कैंसिल, R3 वाले को एक तरफ ले लिया तो आ जाएगा रूट R1 माइनस रूट R2 बराबर रूट R1 R2। स्क्वायरिंग कर दिया तो R3 विल बी R1 R2 अपॉन रूट R1 माइनस रूट R2 का होल स्क्वायर। तो ये दो आंसर आ गया, या तो ये होगा या फिर ये होगा, बोथ विल डू। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर minus 6y is equals to 0 will form an equilateral triangle. Solution। ये ठीक है, ये जो सर्कल है और ये जो सर्कल है, ठीक है, दोनों ओरिजिन से पास कर रहा है। पहली बात, इसका सेंटर हो गया 0,3। ये जो सर्कल है ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है और इसका सेंटर हो गया C2 0,-1। ठीक है, तो सिमेट्री से दोनों सर्कल वाई एक्सिस के बाद सिमेट्रिक है क्योंकि इनका सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होगा उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये ठीक है, वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। सिमेट्री से दोनों इसी जगह पे आना चाहिए, पॉइंट पी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा DCT1, ये हो गया हमारा DCT2 और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जिस सर्कल की बात चली है वो बेसिकली ये है PQ1 Q2। अब देखो, केवल प्योरली सिमेट्री बोल के, यानी कि दोनों, ये जो पूरा डायग्राम है वो वाई एक्सिस के और सिमेट्रिक है, चाहे ये दोनों टेंजेंट हो चाहे ये दोनों सर्कल्स हो। अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो दैट वुड मीन कि जो ट्राइंगल PQ1 Q2 है, ये वाला ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस तो वैसे ही हो गया। ये ठीक है, आइसोसेलेस हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों लेंथ बराबर होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक होगा। तो अगर मेरे को ये इक्विलेटरल प्रूव करना है, देन आई एम जस्ट सपोज टू शो कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। आई एम जस्ट सपोज टू शो कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है। वैसे 2 थीटा हमने क्या बोला था, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बीच का एंगल क्या बोला था, 2 थीटा, 2 साइन इनवर्स R1 माइनस R2 अपॉन C1 C2 बोला था। इस वाले केस में हम ऐसे बोल सकते हैं कि मान लिया ये थीटा है, ये थीटा है, तो हमने पहले क्या बोला, यूजिंग सिमेट्री द ट्राइंगल formed by common tangents। क्या लिखा है, common tangents
ये ठीक है, दैट इज किस ट्राइंगल की बात चलिए, PQ1 Q2 इज आइसोसेलेस। ये ठीक है, दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। नाउ एंगल बिटवीन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला था वो याद करना था, 2 थीटा 2 साइन इनवर्स R1 माइनस R2 अपॉन C1 C2। ठीक है, तो अगर हम 2 हटा दें तो कुछ ऐसे आ जाएगा, साइन थीटा बेसिकली कहाँ से आएगा, R1 माइनस R2 अपॉन C1 C2। ठीक है, ये आ जाए कैसे आएगा कि देखो एक कॉमन टेंजेंट, ये वाला जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये कंस्ट्रक्शन याद रखा, देन एंड देयर यू कैन डिराइव। फिर हमने क्या किया, एक के सेंटर से इस परपेंडिकुलर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मतलब ऐसे ड्रॉप किया, तो ऐसा करने से ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो जो एंगल थीटा ये है, ये ठीक है, ये एंगल थीटा ये वाई एक्सिस बना रहा है इस लाइन के साथ, तो इसी के पैरेलल लाइन ये है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये R1 है, ये R2 है, तो ये R1 माइनस R2 बचा, और ये C1 C2 आ गया, तो इस ट्राइंगल में ये R1 माइनस R2, ये C1 C2, तो साइन थीटा आ गया ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस वाले केस में जो सर्कल्स है वो एक्सटर्नली टच भी कर रहा है, तो C1 C2 इज ऑल्सो R1 प्लस R2। ठीक है, सो दिस वुड इम्प्लाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसका रेडियस कितना है, R1 कितना है 3, इसका रेडियस कितना है R2 कितना है 1, तो दिस इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 विच इज़ 2/4 विच इज़ हाफ। तो थीटा हाफ आने का मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 30 डिग्री, विच इम्प्लाइज 2 थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 60 डिग्री। तो अब ये जो ट्राइंगल है PQ1 Q2 ये आइसोसेलेस है, ठीक है, चलो इधर लिख देते हैं। नाउ ट्राइंगल PQ1 Q2 इज आइसोसेलेस एंड एंगल Q1 PQ2, ये ठीक है, जो DCTs के बीच का एंगल है, दिस इज 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, hence proved। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। K1 K2 K3 फिर ऐसे ही अगला सर्कल आ जाएगा। तो क्वेश्चन इज दैट इसका रेडियस कितना है R1, इसका रेडियस कितना है R2, लेट K1 K2 K3 एंड सो ऑन आर सीरीज ऑफ ए सर्कल with radius of K1 and K2 as R1 and R2 as shown. That is
circle KR touches both the circles KR -1 and या चलो KM बोल दिया, KM -1 and KM +1 and also touches line L. Then find radius of KM. मतलब इसके आगे हम क्या बताएं, ये सर्कल है वो उससे पहले वाले को भी टच कर रहा है, अगले वाले को भी टच कर रहा है, तो ऐसे टच करने वाले सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है कि जैसे फर्स्ट सर्कल हो गया, सेकंड सर्कल हो गया, थर्ड सर्कल हो गया, तो जो mth सर्कल आएगा इस सीक्वेंस में उसका हमें रेडियस बताना है, mth सर्कल का रेडियस बताना है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। करेंगे कैसे, ये तो हम समझ सकते हैं कि अगर R1 R2 फिक्स है तो इसको मतलब अगर R1 R2 फिक्स है तो फिर ये जो सर्कल्स हैं ये आगे वाले फिक्स ही आएंगे, मतलब ऐसे फिक्स ऐसे आएंगे। ये डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा, मान लिया कुछ ऐसे, ये मान लिया L है, ये L डैश है। अब ठीक है, ऑल्सो टचेज लाइन्स L एंड L डैश। ये ठीक है, पहले हमने क्यों नहीं बताया, केवल अगर लाइन L को टच करेगा तो वो तो हम सर्कल इतना छोटा ही बना सकते हैं कि जो इसको टच करा है L को भी टच करा है, फिर अगले वाले सर्कल को हम इतना बड़ा बना दें तो कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होगा, कितना भी बड़ा छोटा सर्कल बना सकते हो। बट अगर हमने ये बोला कि ये दोनों लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, लग नहीं रहा है स्ट्रेट लाइन बट है ये, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक दूसरी स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये जो सर्कल्स हैं ये इन दोनों लाइनों को टच कर रहा है, ठीक है। अब तो ये फिक्स हो गया। अब जो अगला वाला सर्कल अगर इसको इन दोनों को टच करना है और इसको भी टच करना है तो एक ही सर्कल बनेगा यहाँ पे। ऐसे करके हमें mth सर्कल का रेडियस चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इज़ फेयरली सिंपल कि अगर हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो इनके सेंटर्स से पास करेगा C1, C2, C3 एंड सो ऑन। कोई भी एक उठा लिया कॉन्सेक्यूटिव, ये दोनों, अगर मान लिया ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा R1 R2, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। तो इस डायग्राम से साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये ठीक है, ये तो बचा R2 माइनस R1, पूरा R2 ये R1, तो ऊपर कितना बचा R2 माइनस R1, और हाइपोटेन्यूस कितना बचा R2 माइनस R1 अपॉन R2 प्लस R1, ठीक है। L और L डैश लाइंस फिक्स्ड है तो उनके बीच का जो एंगल है 2 थीटा वो भी फिक्स है, मतलब थीटा एक कांस्टेंट है। तो इसी में अगर हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें, ठीक है, तो ऊपर तो हम क्या करें जोड़ दें, तो 1 प्लस साइन थीटा, नीचे घटा दें 1 माइनस साइन थीटा, दिस इज इक्वल्स टू, ऊपर जोड़ दें तो आ गया 2R2, नीचे 1 में से घटाया है तो इसमें से उसको घटा दें तो आ जाएगा 2R1, 2 कैंसिल, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो रेशो है, ठीक है, इसको हम लैम्डा बोल सकते हैं। तो अगर लाइंस फिक्स्ड है तो उसका मतलब क्या है कि एंगल फिक्स हो गया, एंगल फिक्स है तो उसका मतलब क्या है कि R2 अपॉन R1 का रेशो फिक्स हो गया। अब जो देखो, एक मिनट के लिए अगर हम इसको, इस सर्कल को ना देखें तो जो इन दोनों सर्कल में हो रहा है वो इन दोनों सर्कल में होगा, ठीक है। सिमिलरली R3 अपॉन R1, सॉरी R3 अपॉन R2 विल ऑल्सो बी लैम्डा।
ये ठीक है, ये तो दो कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स की जो रेडियाई है, जो रेडियस है, उसका रेशो कांस्टेंट है। तो मतलब ये जो सर्कल्स की रेडियस है ये एक जीपी में आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज R1, R2, R3 एंड सो ऑन फॉर्म्स ए जीपी। ठीक है, तो अब हमें चाहिए Rm। तो जीपी का rth टर्म क्या होता है? A टाइम्स कॉमन रेशो रेज टू पावर m-1। ये जीपी का rth टर्म होता है। ठीक है, तो Rm कितना हो जाएगा? A टाइम्स मतलब पहला सर्कल, पहला टर्म इज R1। ठीक है, कॉमन रेशो हमें उसने क्वेश्चन में क्या क्या डिफाइन करके दे रखा है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, केवल R1 R2 पता है। तो उसका मतलब क्या है कि R1 R2 के टर्म्स में ही आंसर आना चाहिए। तो जो कॉमन रेशो है वो हम R2 अपॉन R1 लिख सकते हैं, होल रेज टू पावर m-1। यही आंसर हो गया। ठीक है, मतलब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो R2 की पावर m-1 अपॉन R1 की पावर m-2, ये आंसर हो गया।